हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सीए इंटर का एफएम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन करेंगे। रिवीजन कहिए या फिर मतलब एक हम आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा के लेके चलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली जो इश्यूज हम लोग देखते हैं ना, वो है कि फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा है। फॉर्मूला ज़्यादा होने के कारण इश्यूज क्या होता है ना कि याद कर पाना, या फिर हम लोग याद सपोज कर भी लिए पर एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि वो माइनस प्लस कहाँ पे माइनस था, कहाँ प्लस था, कहाँ पे क्या था, वो सब भूल जाते हैं। एक बात समझो, अगर कोई भी फॉर्मूला आता है ना, तो उसके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई लॉजिकल थिंकिंग होता है, तब उस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है ना? उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हर फॉर्मूला के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। उस लॉजिक को एक बार समझ जाओगे, चैप्टर में कुछ बहुत कुछ इसमें नहीं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? एक बात समझिए, कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसको फंड की जब रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, आई ग्रोथ के लिए फंड सबसे प्राइमरी चीज़ होती है। किसी भी बिजनेस को फंड दो तरीके से मिल सकता है, आइदर थ्रू आप कंपनी में उसको ऑनरशिप देके फंड ले सकते हो। ओनरशिप देके फंड देने का मतलब कि आप अपने कंपनी का शेयर के बदले शेयर ट्रांसफर कर रहे हो और उसके बदले में फंड ले रहे हो। पहला केस। दूसरा केस कैसे होता है, आप डेट के थ्रू फंड ले सकते हो। डेट मतलब कि कर्जा आप ले सकते हो, यानी कि आप लोग लोन ले सकते हो, ठीक है। डेट किस किस फॉर्म में, तो हम लोग डिवेंचर के थ्रू डेट इशू कर सकते हैं। डिवेंचर क्या होता है, तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, फंड रेज करती है, ठीक है। दूसरा हम लोग कहें तो बॉन्ड्स के थ्रू हम लोग फंड रेज कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। शेयर शेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर एंड एक आपका होता है प्रेफरेंस शेयर। क्या होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, आई होप कि आप सब जानते होंगे। बट चलो थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट समझ के चलते हैं, जस्ट 2 मिनट। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में बस इतना का अंतर होता है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। कौन कौन से दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं? पहला, जब कंपनी डिविडेंड देगी तो सबसे पहले डिविडेंड किनको पे किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और दूसरा इनके पास प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है कि जब कंपनी डिसॉल्व होने के लिए जाती है ना, कि कंपनी अब डिसॉल्व होगी, तो उस केस में सबसे पहले पेमेंट किनको मिलता है? जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। मतलब समझो ऐसे कि दो आदमी है, ठीक है, एक के पास इक्विटी शेयर है, एक के पास प्रेफरेंस शेयर है। अब अगर एक गिलास पानी रखा हुआ है, तो सबसे पहले इस पानी को कंज्यूम वो आदमी करेगा जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल राइट का मतलब समझ में आया, तो वही होता है प्रेफरेंशियल राइट, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड के केस में एंड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पेमेंट के केस में प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब चलिए हम लोग बैक टू द पॉइंट अगर फिर से आते हैं इस चैप्टर पे, तो एक चीज आपने ऑब्जर्व क्या किया कि कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं फंड रेज करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेस है कंपनी के पास। अब चूंकि कंपनी के पास बहुत सारा सोर्स है ना, तो कंपनी क्या बोलती है कि अब किसके थ्रू हम लोग कैपिटल रेज करें? तो इसका सिंपल सा आंसर ये मिलता है कि एक काम करो, उसके थ्रू फंड रेज करो जिसमें हम लोग को रिटर्न कम देना पड़े, ठीक है। इसमें हमको रिटर्न कम देके चलना पड़े। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अगर अब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझे एक लाइन में, तो सिंपल मतलब होता है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कि एक्स्ट्रा पेमेंट और एडिशनल पेमेंट जो कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रिंसिपल अमाउंट। यानी क्या कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो कंपनी को वापस करना ही एक समय पे है, लेकिन इसके अलावा जो रिटर्न आप उस पे देते हो इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल आप जो रेज कर रहे हो, उस रेज करने की रिलेशन में आपको कॉस्ट लग रहा है, वही हुआ आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई थिंक ये टर्म समझ में आया थोड़ा बहुत। देखो जब चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पर ये हम लोग को इस टॉपिक का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है।
कि जो कंपनी कैपिटल रेज कर रही है, उस कैपिटल रेज करने के बदले में जो कंपनी को रिटर्न देना पड़ता है टू इट्स इन्वेस्टर, टू इट्स शेयर होल्डर्स, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें कम होगा, उसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, फंड रेज करके चलेगी। इस चैप्टर में हम लोग चार चीज पढ़ेंगे। एक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, कि अगर डिवेंचर के थ्रू रेस करती है तो क्या कॉस्ट होता है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स की, ताकि कंपैरिजन करने के लिए तीनों का कॉस्ट तो पता चले ना पहले हमको। ठीक है, तो हम लोग का ये पूरा लेक्चर जो इस चैप्टर का वो 3 पार्ट में होगा। पहला तो हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कवर करेंगे, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड आफ्टर दैट हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई खास दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग बोले थे कि पहले हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर, ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर 2 तरीके के होते हैं बाबू। एक होता है हमारा इररिडीमेबल प्रेफ़रेंस शेयर एंड दूसरा होता है हमारा रिडीमेबल प्रेफ़रेंस शेयर। क्या होता है इरिडीमेबल और क्या होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? एक छोटा सा इसका बैकग्राउंड समझे ना, तो ये समझो कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब ये होता है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के थ्रू फंड रेज करती है, एंड जो प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी को मिलता है, कंपनी वो कभी भी पे बैक नहीं करती है टू इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी को मिलता है फ्रॉम इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी को वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वापस करके चलना पड़ता है। बस बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब आता है कि इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। एक चीज बताओ, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं? कॉस्ट को हम लोग के से लिखते हैं। अगर हम लोग को लील लैंग्वेज में बोलना पड़े तो क्या कहते हैं, कॉस्ट COST या KOST। बात देखिए, बोलना आना चाहिए। तो कॉस्ट में के तो कोई इशू नहीं होता है। के ई मतलब कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर का भी कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं तो के पे पी। आगे फॉर्मूला मत देखो, बुक अपने सामने रखो, बस फॉर्मूला मत देखो। एक बात बताओ, अगर हम लोग 100 रुपए रेज किए हैं, ठीक है, तो इस 100 रुपए रेज करने की अगेंस्ट में जो तुम डिविडेंड पे करते हो वही तुम्हारा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लो कि कंपनी का है, कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड अभी पे कर रही है, ठीक है, कंपनी अभी प्रेफरेंस शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है। तो इस 100 रुपए को रेज करने के लिए कंपनी को कितना का डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, 10 रुपए का। एंड चूंकि हमको इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100। ये आपका हो जाता है 10%। क्या किए, कुछ नहीं, हम लोग जो डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड ही रिटर्न होता है ना बाबू। डिविडेंड में क्या लिखे, रिटर्न यानी कॉस्ट। कंपनी के लिए डिविडेंड क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। कंपनी वही रिटर्न के फॉर्म में आपको दे रही है, इन्वेस्टर्स को दे रही है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो नेट बिजनेस के पास आती है। अगर हम 100 रुपए के लिए इशू किए, लेकिन अगर हमारे पास 90 रुपए ही आया है, तो नेट प्रोसीड हमारे लिए 90 रुपए होके चलेगा। ठीक है, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100, ये होता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर निकालने का फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, याद करोगे भूल जाओगे। सिंपल याद रखना कि 100 रुपए रेज करने के लिए जो हम लोग उस पर रिटर्न देते हैं वही होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग 100 रुपए रेज कर रहे हैं, क्योंकि में आपका वो अमाउंट आ जाता है। ऊपर में उसके रिस्पेक्ट में जो आप रिटर्न दे रहे हो, 10 रुपए का रिटर्न दे रहे हैं, फिर ऊपर में 10 आया इंटू 100, वही आपका हो गया डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। बुक में देखो यही फॉर्मूला दिया होगा। दूसरा रिडीमेबल। रिडीमेबल का फॉर्मूला जानने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जान लो कि कंपनी रिडीमेबल मतलब आप सबको पता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करके चलना पड़ता है। ठीक है ना, कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3 फॉर्म में इशू कर सकती है। आइदर एट पार, क्या होता है अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, या एट प्रीमियम, ठीक है, या फिर एट डिस्काउंट। क्या मतलब होता है एट पार, मतलब 100 रुपए आप रेज किए हो,
आप जब भी इसको रिडीम करोगे, जब भी पे बैक करोगे, तो आप 100 का 100 रुपए ही करोगे, ठीक? प्रीमियम मतलब क्या होता है, 100 रुपए आप अभी लिए हो उससे, लेकिन जब वापस करोगे तो 110 रुपए आप वापस करोगे, ठीक है? डिस्काउंट मतलब क्या होता है, अभी आप रिसीव किए हो 100 रुपए, लेकिन जब वापस करोगे तो 90 या फिर 99 जो भी होता है, 100 रुपए से कम आप उसको वापस करोगे। तो एफआर मतलब जितना लिए उतना दिए, प्रीमियम मतलब जितना लिए उससे ज़्यादा दिए, एंड डिस्काउंट मतलब जितना लिए उससे कम दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि अगर हम लोग फ़ॉर्मूला देखने बैठेंगे ना, तो इन तीनों का अलग-अलग फ़ॉर्मूला बन के चलेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि इन तीनों को हम लोग समराइज़ करते हैं एक स्पेसिफ़िक फ़ॉर्मूला में, जहाँ जिससे कि हम लोग पूरा वैल्यू, चाहे वो एट पार का हो, एट प्रीमियम का हो या डिस्काउंट का हो, तीनों एक फ़ॉर्मूला में हमारा आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है केपी होगा। अब हम लोग तीनों के लिए अलग-अलग फ़ॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। एक ही फ़ॉर्मूला में हम लोग तीनों को लाएँगे, जनरलाइज़ फ़ॉर्मूला उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। कॉस्ट हमारे लिए, डिविडेंड तो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट हमेशा हमारा न्यूमरेटर में लिखा आता है। डिविडेंड के लिए आ गया, प्लस ऐड करेंगे इसमें। एक बात बताओ कि अगर अब ये दोनों केस भूल जाओ, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है? सॉरी, एट पार और एट डिस्काउंट हम लोग भूल जाते हैं, अभी एट प्रीमियम पे आते हैं। 100 रुपए का तुम अभी रेज़ कर रहे हो, लेकिन तुम उसको दे कितना रहे हो रिडम्पशन के वक़्त में? 110 रुपए, यानी तुम उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। ये जो 10 रुपए तुम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, ये भी तो कंपनी का कॉस्ट हुआ ना। समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग न्यूमरेटर में कौन-सा पोर्शन लिख रहे हैं? हमारा कॉस्ट का पोर्शन, बिज़नेस का जो कॉस्ट होगा कैपिटल रेज़ करने के लिए। डिविडेंड हमारा कॉस्ट है, बिल्कुल सही। लेकिन इसके अलावा जो आप 100 रुपए के बदले में 10 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो फ्यूचर में, वो भी तो आपका कॉस्ट है। तो हम लोग सब कॉस्ट को बस न्यूमरेटर में लाके लिख देते हैं। तो हम लोग ये न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। ये समझ में आया ये कहाँ से आया? रिडम्पशन वैल्यू मतलब आप 110 रुपए में रिडीम कर रहे हो, लेकिन आपको मिला 100 रुपए। तो वो जो गैप होता है ना 10 रुपए का, उस गैप को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। तब तो हमको पता चलेगा कितना हम एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है? एंड इसको डिवाइडेड बाय करते हैं एन। डिवाइडेड बाय एन क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो आप 10 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, वो कॉस्ट आपको ड्यूरिंग द टाइम, जब तक आप प्रेफ़रेंस से होल्ड कर रहे हो, ड्यूरिंग द टाइम 1 साल का वो खर्चा नहीं है, वो पूरे साल का खर्चा है। यानी जब तक आप प्रेफ़रेंस शेयर कर रहे हो तब तक का खर्चा है, इसको पूरे साल में एलोकेट कर देते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय एन करते हैं। एंड होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2। अब 2 मिनट ध्यान से समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस वाले टॉपिक पे जल्दी कोई बात नहीं करता है, क्यों उसको डिनोमिनेटर में ये वाला लिखते हैं। बात समझिए। हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग सीख क्या रहे हैं कि जो आप फंड ले रहे हो, जो आप कैपिटल रेज़ कर रहे हो, उस कैपिटल को रेज़ करने के रिस्पेक्ट में कितना का हमारा कॉस्ट लग के चल रहा है, ठीक है? कॉस्ट वाला पोर्शन न्यूमरेटर में लिख दिया है। आई थिंक अब यहाँ पे आपको इश्यूज़ नहीं होगा। नीचे में रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से अगर समझें, इस वाली पोर्शन को इरेज़ कर दे रहे हैं। अगर छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझे ना, मान लो ये हमारा ईयर 0 है जब हम लोग फंड लिए 1, 2, 3, 4, 5 5 साल के फंड हम लोग वापस कर देंगे प्रेफ़रेंस शेयर का अमाउंट। या हम लोग रेज़ किए ₹100, ठीक है? एक स फर्स्ट ईयर में भी एक ₹100 यूज़ करेंगे, उसके बाद भी ₹100 यूज़ करेंगे, उसके बाद भी ₹100 यूज़ करेंगे, उसके बाद भी ₹100 यूज़ करेंगे। लेकिन जब 5th ईयर में आएँगे तो यूज़ कर रहे हैं ₹100, लेकिन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ₹110, ठीक है? अब हम जो ऊपर में ये कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं, डिविडेंड प्लस आरबी माइनस एनपी पाए, ये कॉस्ट किसके रिलेशन में है? मतलब कौन से अमाउंट के रिलेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ₹100 जो हमको मिला है कि ₹110 जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअल जो आप हम लोग इस टॉपिक में, इस वाले कॉन्सेप्ट में कॉस्ट का कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ये किसके लिए? ₹100 के लिए कि ₹110 के लिए? ये हमें पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमको मिल ₹100 रहा है, लेकिन हम दे ₹110 रहे हैं। तो एक्चुअल में ये कॉस्ट किसके रिलेशन में, किस वैल्यू के रिलेशन में, 100 के बदले में कि 110 के वैल्यू में? चूँकि ये हमको क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग एक बीच का नंबर लेते हैं, इसलिए हम लोग एवरेजिंग कर देते हैं कि देखो 100 प्लस 110 डिवाइड कितना हो गया आपको? 210/2 कर दिए, तो हम लोग इतना रुपए के रिस्पेक्ट में कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं।
समझ में आया? तो नीचे में हम लोग क्यों एवरेजिंग लेते हैं? क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता कि ये कॉस्ट का जो कंप्यूटेशन आप कर रहे हो, वो ₹100 के लिए कर रहे हो कि ₹115 के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप ₹100 पूरे 4 साल, 5 साल यूज़ कर रहे हैं, 5th ईयर में आके वो 100 110 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक्चुअल अमाउंट है क्या? तो हम लोग एक बीच का फिगर लेते हैं, उसी बीच के फिगर को जानने के लिए हम लोग एवरेजिंग करते हैं। ठीक है? तो हम लोग अगर इन शॉर्ट समराइज़ करें कि हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या पढ़े, तो हम लोग 2 चीज़ पढ़े। प्रेफ़रेंस या रेस कर्व 2 तरीके का होता है, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। अगर आप इररिडीमेबल प्रेफ़रेंशियल इश्यू कर रहे हो, फ़ॉर्मूला सिंपल होता है, जितना डिविडेंड दे रहे हो, कॉस्ट आपका न्यूमरेटर में आता है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय जितना अमाउंट ऑफ रिसीप्ट ये इंटू 100 खत्म। रिडीमेबल में 3 केस आता है, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट अलग-अलग पढ़ोगे, सही टाइम में एक फ़ॉर्मूला निकालो, फ़ॉर्मूला क्या है? डिविडेंड, बहुत बढ़िया। प्लस दूसरा खर्चा क्या होगा कि पार एंड डिस्काउंट में तो कोई कॉस्ट आपको नहीं लग रहा है, सही बात है। लेकिन हम एक जनरलाइज़ फ़ॉर्मूला चूँकि बना रहे हैं, तो प्रीमियम को तो कंसीडर करना पड़ेगा कि वहाँ तो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। इसलिए डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे कर रहे हो, वो 1 साल नहीं, वो आपके ड्यूरिंग द ईयर्स का एक्सपेंस है, इसलिए इसको पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एंड डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनबी डिवाइडेड बाय 2। हमने एवरेजिंग ले लिए। क्यों लिए एवरेजिंग? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम तो जो कॉस्ट कंप्यूट कर रहे हैं, वो 100 की 110 के बदले में है। ठीक है, 20 का फिगर उठाइए एंड उसके बदले में कॉस्ट ऑफ क्यूब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी करके चलेंगे। ठीक है।